कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग एजुकेशन और चीज़ों को क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर चल रहे थे। तो भाई अगर हमें कोई भीख दे दे, कोई हमें पैसे दे दे, तो ये सक्सेस ही है ना बेटा। एंड लास्ट सक्सेस आप ये बताएंगे कि जब से हमने इसको ज्वाइन करा है, वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है कि यार ये भीख मंगे हैं, ये क्या है। मतलब हमने भीख मंगों में भी बेटा रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने इतनी भीख मांगी, इतनी भीख मांगी, जिसकी वजह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, आपकी डेवलपमेंट, पाकिस्तान की इकोनॉमी भाई फुल ऐसी की तैसी। अभी आपके सामने होगा, अभी सुनने में आया है कि भाई इस्लामाबाद में जितना भी खर्चा था वो हमारे पास सरीन होटल वालों ने खुद उठाया है। लेकिन पूरी दुनिया से हमने पैसे मांगना शुरू कर दिए, भाई ये खर्चा हुआ है, आप देख रहे हो जहाज़ों का तेल कितना महंगा हो गया, ये हो गया वो हो गया। हमने सारे पैसे मांग लिए भाई। आप लेवल चेक करें, इतना छोटा है शहबाज शरीफ, पैसे कहाँ रखेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सक्सेस फॉर ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशंस, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन कश्मीर इशू, कैनाल वाटर डिस्प्यूट सॉल्वर, एजुकेशनल एंड कल्चरल असिस्टेंस, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लास्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास फेलियर। इफ वी टॉक अबाउट फेलियर ऑफ ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशंस, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या चीज है, 1971 में आप ये बात बताओगे कि क्या हुआ। 1971 के अंदर आप बताएंगे कि ईस्ट पाकिस्तान के प्रॉब्लम हुए। ईस्ट पाकिस्तान ये हुआ कि हमसे अलग होना चाहता था। हमने जाकर यूनाइटेड नेशंस को बोला, यूनाइटेड नेशंस पप्पा हमें बचा लो। पप्पा ने हमारी सपोर्ट ही नहीं करी। पप्पा हमें भीख देते हुए आ रहे थे, पप्पा हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे। पप्पा ने सपोर्ट नहीं करा, उस पप्पा के चक्कर में वॉर की भी वॉर हार गए, इंडिया से अलग बदनामी भी। और माशाल्लाह आपका एक मुल्क का हिस्सा उसका नाम हो चुका है मोस्टली देश, बांग्लादेश। तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास 1971 के जब क्राइसिस हुए, यूनाइटेड नेशंस ने आपकी कोई भी मदद नहीं करी। हमने जाकर बोला कि इंडिया को समझाओ, इंडिया को रोको, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, जिसकी वजूहत की वजह से आप वॉर भी वॉर हार गए, और ये हमारा एक फेलियर था। कश्मीर डिस्प्यूट आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। आज भी कश्मीर के अंदर चीजें होती हैं। इन्होंने बोला मैं रेफरेंडम करवाऊंगा, इन्होंने बोला मैं ये करवाऊंगा, इन्होंने बोला मैं वो करवाऊंगा, सिर्फ बोला, करा कुछ नहीं। कश्मीर डिस्प्यूट आज भी अनरिजॉल्व है, और आप ये बात बताओगे ही दे फेल्ड, मतलब हमने ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। एंड देन हम उनके ऊपर टोपी डाल रहे हैं। ये आप टोपी सुनोगे मतलब आपको भी लगेगा टोपियों का उस्ताद। ये देखो, ये अब ये टोपी सुनना क्या है। हम बोल रहे हैं आईएमएफ ने हमें पैसे दिए, आईएमएफ ने हमें पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है, सक्सेस में लिख दिया। हम फेलियर में लिख रहे हैं आईएमएफ ने हमारे ऊपर नजर क्यों नहीं रखी, क्यों चेक नहीं करा कि हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों चेक नहीं करा करप्शन कर रहे हैं, क्यों चेक नहीं करा कि ये नवाज शरीफ अपनी वो करवा रहे, ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, क्यों चेक नहीं करा कि हमारे पास जो है ये हमारे पास आसिफ अली जरदारी दतोरा अपने दांत अंदर करवा रहे हैं। हमने कैसे चेक नहीं करा। अब ये टोपी भी किसके ऊपर डाल दी आपने, आईएमएफ के ऊपर। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइडेड लोन्स टू पाकिस्तान, वाह, बट विद स्ट्रिक्ट कंडीशन दैट इंक्रीज डेप्थ एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। एक तो हमारे ऊपर लोन वोन बढ़ा दिया, और दूसरा हमारे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो ये फेलियर है फॉर आईएमएफ एंड इकोनॉमिक। आप ये बात बताओगे तो पहली चीज हमारे पास क्या है, पहली चीज हमारे पास ये है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, क्या है, बहुत अच्छा है। उसके बाद वाई पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस, क्यों ज्वाइन करा यूनाइटेड नेशंस हमने। चार रीजंस लिखवाए आपने, कोई तीन लिखने होंगे। सक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशंस एंड फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर डैश है, मैं अब एग्जामिनर का एक सवाल बता रहा हूँ, अपने पास नोट कर लेना। जब आप तैयारी उसकी करनी हो तो प्लीज तैयारी जरूर करके जाना। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स टू पाकिस्तान ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक ये बेनिफिट आएगा, कितने मार्क का, 7 मार्क का सवाल, कि भाई बेनिफिट्स बताओ यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने का। उसके बाद एक हमारे पास, वाई डिड पाकिस्तान अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1947। एक सवाल आएगा पाकिस्तान ने क्यों ज्वाइन करा, एक सवाल आएगा बेनिफिट्स बताओ। लेकिन मुझे एक अंदर से फीलिंग आ रही है, अगर एग्जामिनर ये सवाल कर ले 14 मार्क का, हाउ सक्सेसफुल वॉज पाकिस्तान इन रिलेशंस विद यूनाइटेड नेशंस, किस हद तक हमारे पास सक्सेसफुल था। अगर इसमें यह सवाल आ जाएगा तो आपने इसमें सक्सेसेस में क्या लिखोगे, सक्सेसेस में आप लिखोगे कि क्या क्या फायदे हुए, और फेलियर्स में क्या लिखोगे, सर कश्मीर इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, रोना धोना। अब आपके ऊपर है, एक सक्सेस, तीन फेलियर, या तीन सक्सेस, एक फेलियर, याद करके जाओ और अच्छा अच्छा सा आंसर लिख कर आओ। तो मेरे अल्लाह अकबर, आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे नींद आ रही है, ये देखें मैंने 1313 लिख दिया, आई एम रियली सॉरी।
सही है। तो 1:3 and 3:1 का रेशियो आप फॉलो करते हुए आप एक अच्छा आंसर हमारे पास लिख सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस है क्या। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को क्यों ज्वाइन करा, सक्सेस क्या है यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने का, और हमारे पास फेलियर क्या है, ये आपको आना चाहिए। पेपर के अंदर ये सवालात आते हैं। सर सीटो के बारे में बताएं। सीटो बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा? सीटो इज नॉट सीटी, इट्स सीटो। अब सीटो हमारे पास जो है वो हमारे पास है क्या, प्लीज गौर से सुनना। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1954 में। आप बताएंगे इसके अंदर कम्युनिज्म रोकना था। कम्युनिज्म मतलब जो एक्सपेंशन टाइप जो हमारे पास हो रही थी, कहाँ की? यूएसएसआर की, खास तौर पे रशिया की खास तौर पे, और चाइना आप समझ लो, लेकिन मेनली यूएसएसआर की। आप बताओगे साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में बनी। स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म को रोकना था, रशिया की एक्सपेंशन को रोकना था। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स था, यूके था, बाकी थे। ये एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी। एंटी कम्युनिस्ट का मतलब है चाइना और रशिया के खिलाफ था। सीटो डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान इन इट्स वॉर विद इंडिया, सो जुल्फिकार अली भुट्टो विथड्रू पाकिस्तान इन 1972। एन ऑर्गेनाइजेशन वाज डिसॉल्व्ड इन 1977। 1954 में बना, हमने इसको ज्वाइन करा। इसके अंदर कम्युनिज्म के खिलाफ जो है वो हमारे पास चीज़ें थी। आप बताओगे ये एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट है, हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यूएसए और यूके से रिलेशंस अच्छे होंगे, लेकिन आपके पास एक से रिलेशंस खराब हो जाएंगे, वो है यूएसएसआर और चाइना से। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको 1972 में छोड़ दिया और 1977 में ये डिसॉल्व हो गया। पेपर में एक सवाल आएगा, एग्जामिनर अपनी औकात दिखाएगा और सवाल करेगा, वाई पाकिस्तान लेफ्ट सीटो। पाकिस्तान ने सीटो क्यों छोड़ा? बच्चा लिख कर आ रहा है दिल चाह रहा था, एग्जामिनर ने बोला मेरा भी दिल चाह रहा है, आपको 0 दे दूं। पहली चीज हमारे पास क्या है? सीटो फेलियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। इस बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ज्वाइन सीटो होपिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंडिया। Pakistan joined SEATO hoping for protection against India. But the alliance focused mainly on stopping communism rather than regional conflicts. तो पाकिस्तान ने सीटो को हमारे पास क्या करा? पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो होपिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंडिया, बट द अलायंस फोकस्ड मेनली ऑन स्टॉपिंग कम्युनिज्म रेदर देन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या मतलब? इसका सिर्फ काम था कम्युनिज्म को रोकना। तो चाइना ने मेरे पास आकर क्या लेना था? मुझे चाइना ने वो करना था, अटैक करना था। रशिया ने मुझे अटैक करना था। रशिया ने बोलना था इन पे मैं अटैक करूंगा, ये मुझसे ही पैसे मांगना शुरू हो जाएंगे, बेहतर अटैक ही ना करो। तो वो हमारे ऊपर कभी अटैक कर ही नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान ने सीटों को ज्वाइन करा अगेंस्ट इंडिया की हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रही है? ये तो सिर्फ चाइना और रशिया के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या फायदा? तो पाकिस्तान रियलाइज सीटो वुड नॉट डिफेंड इट वॉर विद इंडिया। मतलब इंडिया ये दिमाग की दही करते रहते हैं, तो इनसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। विच वीकन द ट्रस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, हमने इसको छोड़ दिया। लैक ऑफ मिलिट्री सपोर्ट। आप बताओगे पाकिस्तान ने बोला कि भाई आप स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कॉपरेशन और एक हमें परमानेंट डिफेंस फोर्स दो। तो सीटो ने बोला हमारे पास खुद की परमानेंट फोर्स नहीं है, हम आपको क्या देंगे? आप ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। सीटो डिड नॉट, सॉरी, बट हैड नो परमानेंट मिलिट्री फोर्स। सीटो ने बोला कि भाई तुम यहाँ पे परमानेंट फोर्सेस मांग रहे हो, तुम बोल रहे हो मिलिट्री की वो दे दो, ये कर दो, डिफेंस फोर्स दे दो, हमारे पास खुद नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप गंजे से पूछ रहे हो कि कंघी है या नहीं है। गंजे के पास कंघी का क्या काम? तो आप ये बात बताओगे कि विदाउट गारंटीड मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान फेल्ड द अलायंस सर्व्ड वेस्टर्न इंटरेस्ट मोर देन इट्स ओन सिक्योरिटी नीड्स। हम बुरा मान रहे हैं। हमारा एक उसूल है जिंदगी के अंदर, जिंदगी में एक क्लियर उसूल है, हम एक उसूल के साथ पैदा हुए। वो क्या है? पैसे दो तो हम अच्छे हैं, पैसे ना दो तो हम आपकी वाट लगा के हाथ में रख देंगे। हमने बोला भाई जाओ जाओ, पैसे नहीं दे रहे, चलो निकलो यहाँ से। तो पाकिस्तान रिक्वेस्टेड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कॉपरेशन एंड परमानेंट डिफेंस फोर्स बट सीटो रिफ्यूज। विदाउट गारंटीड मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान फेल्ट द अलायंस सर्व्ड वेस्टर्न इंटरेस्ट मोर देन इट्स ओन सिक्योरिटी नीड्स। फिर 1971 की वॉर हुई। 1971 की वॉर जब इंडिया के साथ हुई, सीटों ने हमारी मदद ही नहीं करी। हम मदद मांग रहे हैं, प्लीज मदद कर दो, इंडिया से बचा लो, इंडिया वाले मार रहे हैं, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास जो है वो हमारे जा रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। बोला नहीं। तो हमें भी गुस्सा आ गया, ये नहीं नहीं क्या लगा के रखा है, नहीं नहीं, हर बात पे नहीं। हम जो है वो फिर हम गुस्से में आकर क्या कर देते हैं? हम गुस्से में आकर छोड़ देते हैं। तो आपने इस बात को समझने की जरूरत है कि सीटो क्या है, सीटो हमने क्यों छोड़ा। ये 3 बातें हमें बतानी चाहिए। व्हाट वाज सीटो, What was Sito? Why did Pakistan leave Sito?
इन 1972, 2004 में आया, 22 साल के बाद एग्जामिनर की अगर हट गई तो एग्जामिनर पेपर में दे देगा ये। इसके बाद सेंटो। सर ये सेंटो क्या है? सेंटो बेटा ये कोई गाड़ी वारी नहीं है, नाम देखोगे ये नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बेटा इसका? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंटो को दूसरा नाम है मीटू। सर मीटू वो जो जिसमें छेड़ते हैं किसी लड़की को? नहीं बेटा वो मीटू है। ये मीटू हमारे पास जो है वो मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज हमारे पास है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारे पास है इसका दूसरा नाम मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इसका एक और नाम है बगदाद पैक्ट। ये भी वही चीज है जो सीटो है, लेकिन सीटो था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, ये किसके लिए? मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। आप बताओगे 1955 में बना, ईरान टर्की ब्रिटेन सब एक दूसरे के अंदर सपोर्ट में थे, यूनाइटेड स्टेट्स इसका मेंबर नहीं था। इट्स मेन एम वाज टू स्टॉप रशियन इन्फ्लुएंस इन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन द मिडिल ईस्ट, ऑल्दो इट वाज मेंट टू प्रोवाइड रीजनल सिक्योरिटी। सेंटो फेल्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान इन इट्स वॉर विद इंडिया ड्यू टू इट्स वीक इफेक्टिवनेस एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन ही 1979 में खत्म हो गई। पेपर में सर आज तक कितने मार्क का सवाल आया है? 4 मार्क का। इसको बगदाद पैक्ट कहते हैं, 1955 में टर्की इराक सब थे। सेंटो भी कहते हैं, मीटू भी कहते हैं, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप बताओगे यूएसए सपोर्टेड द ऑर्गेनाइजेशन बट डिड नॉट बिकम अ मेंबर। तो ये आपके पास 4 मार्क का कंटेंट है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, सीटो, सीटो के साथ हमारे पास है यूएनओ। ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ओ आई सी। ओ आई सी नहीं सर, ओ आई सी नहीं बेटा, ओ आई सी। हमारे पास ओ आई सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब इसके अंदर आपने इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बहुत नाम है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास जो, अच्छा हमारे पास कुछ यहाँ पे फटान हजरात होंगे, बुरा नहीं मानना, मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। आप मेमन को बोलो मेमन कंजूस, सही है, आप मेमनों को कंजूस बोल दो, जो बोलना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास एक जानने वाले थे, पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके अब्बा ने उनका नाम रखा समंदर खान। क्या नाम रखा? समंदर खान। और उनके घर में डिफरेंट डिफरेंट नाम से उनको उनको कोई किस्मत खान कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ओआईसी भी घर का वही बच्चा है। जैसे घर में किसी की ख्वाहिश होती है ना कि यार मैं ये नाम रखूंगा, मैं वो नाम रखूंगा। जैसे लेट्स अज्यूम कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास किसी का शौक था कि भाई लेट्स से मैं अगर लड़का हुआ तो नाम रखूंगा, क्या नाम रखूंगा सर? जैन। और अगर लड़की हुई तो नाम रखूंगा जैनब। अब हमारे पास क्या हुआ कि अब लड़का हुआ, अब सोच रहे हैं भाई अब क्या करें, फड्डा हो रहा है, तो हमने उस लड़के का नाम रख दिया जैना। अब सब उसको छेड़ रहे हैं, ओए जैना, ओए जैना, जैना। अब हमारे पास इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई ओआईसी भी ऐसा ही है, इसके इतने नाम है कि आपकी सोच है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। मतलब आप नाम लेते लेते आपके एग्जाम हो जाएंगे, 5 में खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये कब बनी? 1969 में। 1969 में मस्जिद अक्सा पे आग लगती है, मुसलमानों को गुस्सा आता है, मुसलमान सारे यूनाइट होते हैं और मुसलमान कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बना रहे हैं, हम सब मुतहद हो रहे हैं। पहली जो हमारे पास जो ओआईसी हुई वो 1969 में हुई, रबात मोरक्को के अंदर। सेकंड लाहौर के अंदर हुई, जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान भी आए, शाह फैसल ने आपको फैसल मॉस्क की भीख दी और आपने फैसल मॉस्क के पैसे लिए वहाँ पर। फिर ये बात हुई कि सारी उसके अंदर के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बनेगा, मुसलमानों के लिए मदद करेंगे। बातें इसमें बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। अल्लाह ताला चाहें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, और अल्लाह हमें हिदायत दे, हम अच्छे इंसान बने। लेकिन हम ओआईसी में सिर्फ बातें करते हैं, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, फलाना ढमकाना। पेपर में 4 मार्क का सवाल आ चुका है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज। द नेम एंड वर चेंज टू ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन, emphasizing Pakistan's importance in the Islamic world, attended by Yasser Arafat with 35 leaders. The conference was held in Lahore. The Organization Islamic Conference, ये आपके सामने नाम आ गए, Organization Islamic Conference, Organization Islamic Cooperation, Organization Islamic Countries, पहली समेत मोरक्को, OIC, ये सारी आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपने कोई भी 4 बातें लिख दी, एग्जामिनर के मुंह पे तमाचा मार कर आ गए, सही है। एग्जामिनर बोलेगा ओ आई सी, वाई पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस, वाई पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी, सॉरी, पाकिस्तान ने ओआईसी को क्यों ज्वाइन करा? पहली बात है, फलस्तीन के हक में आवाज उठाई।
देखो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मस्जिद अक्सा वही जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए गए, हम उसको जलता हुआ नहीं देख सकते थे। फ़लस्तीन के हक के लिए आवाज़ उठानी थी। फ़लस्तीन हमारा भाई है, मुसलमान मुसलमान भाई भाई होते हैं। लेकिन बात सारी इतनी है कि हम भाई होने का सही तरीके से जो है ना वो हक नहीं अदा करते, और हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त के मुसलमान हमसे बहुत बेहतर थे, तो पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन करा फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए, इस्लामिक होली साइट जैसे कि मस्जिद अक्सा को प्रोटेक्ट करने के लिए। द मेंबरशिप अलाउड पाकिस्तान टू डिफेंड पैलेस्टीनियन राइट्स इंटरनेशनली एंड शोड सॉलिडारिटी विद मुस्लिम कंट्रीज। दूसरी चीज़ है ये अरब कंट्रीज़ के साथ। देखो हमारा कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मकसद है पैसा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। इंसान को वही चीज़ चाहिए होती है जो हमारे उस इंसान के पास जिस चीज़ की क्या होती है, कमी होती है। यहाँ पर आपने इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस विद अरब कंट्रीज़। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ पर जो पाकिस्तान था इनके पास पैसों की कमी थी। अब ये चाहते थे कि हम जान पूछ के इनको सपोर्ट कर दें। पाकिस्तान सॉट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज विद ऑयल रिच अरब स्टेट्स थ्रू द ओआईसी। ये चाहते थे मैं हम ओआईसी में जाएंगे, वहाँ सारे अरब आएंगे, हम अरब को बोलेंगे वाओ पापा प्लीज ऑयल दे दें। तो हमारे पास क्या है, ऑयल रिच अरब स्टेट जो हमारे पास थे, थ्रू द ओआईसी टू गेन फाइनेंशियल एड एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एंड अफोर्डेबल पेट्रोलियम फॉर डेवलपमेंट। तो हमने ओआईसी को ज्वाइन क्यों करा, अरब कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन। फिर हम चाहते थे कि अगर हम फ़लस्तीन के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि माशाल्लाह पाकिस्तान कैसे हैं, पागलों की तरह आवाज़ें लगा रहे हो बचाओ फ़लस्तीन को फ़लस्तीन को। यहाँ से कौन सी आवाज़ पहुँचनी है, आपने असली में सपोर्ट करना होता है। लेकिन इनको लगता था कि हम सपोर्ट करेंगे, चिल्लाएंगे, ओआईसी के अंदर काम करेंगे तो हमें शायद कश्मीर इशू पे भी सपोर्ट मिल जाए। हम पूरी दुनिया के सामने ये शो करेंगे कि वाह देखो हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद पूरी दुनिया भी बोले वाह हम भी कश्मीर को सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी टू गेन political and moral backing from Muslim countries on the Kashmir dispute with India, and then attraction of foreign investment. पाकिस्तान का काम यह था मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलना जुलना, वहाँ से भीख आएगी, पैसे आएंगे, खुश हो जाएंगे। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भाई पाकिस्तान ने ओआईसी को क्यों ज्वाइन करा। आज तक ये सवाल आया सर, देखो इस बात को याद रखना। जब पाकिस्तान ये जब 2004 में ये वाला सवाल आया था ना कि वाई पाकिस्तान लेफ्ट C2019, ये भी पहली दफ़ा ही आया था ज़िंदगी में, किसी ने उस वक्त भी नहीं सोचा होगा कि ये 5 पेपर में है या नहीं। तो प्लीज़ खुदारा चीज़ों जो आती हैं ना वो समझ के जाया करो कि पाकिस्तान ने ओआईसी को क्यों ज्वाइन करा। सर फ़लस्तीन के हक के लिए, सर इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करने के लिए, सर सपोर्ट फॉर द कश्मीर इशू एंड अट्रैक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर मेरा आपसे सवाल है, 4 मार्क का सवाल, डिस्क्राइब ओआईसी। ओके क्लियर हो गया। नाउ पैलेस्टीनियन इशू। अभी तक मैंने आपको कितनी चीज़ें करवाई, 4। UNO, सीटो, सेंटो, ये मैंने आपको करवाया। UNO, सीटो, सेंटो, OIC। अब हम बात करते हैं पैलेस्टीनियन इशू की। अगर मैं पैलेस्टीनियन इशू की बात करूं तो आप बताओगे कि पैलेस्टीनियन इशू इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, और पाकिस्तान को हमेशा फ़लस्तीनियों को दबाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को सपोर्ट नहीं करा। पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानती। पाकिस्तान बोलता है कि भाई ये इसराइल जो है ये गलत है, और हम हमेशा पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ही मानते हैं एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो फ़लस्तीन का जो मामला है ना ये हमें पता होना चाहिए, पैलेस्टीनियन इशू। तो पैलेस्टीनियन इशू हमारे पास क्या है, इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्ट द पैलेस्टीनियन पीपल राइट टू एन इंडिपेंडेंट स्टेट। Pakistan has raised the issue at the United Nations, its Security Council, the non-aligned movement। तो आप बताओ कि हमने हर तरीके से फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने की कोशिश करी, और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। पेपर में सवाल आएगा क्यों सपोर्ट करा, आ चुका है। वाई पाकिस्तान सपोर्टेड द पैलेस्टीनियन कॉज। पाकिस्तान ने पैलेस्टीनियन कॉज को क्यों सपोर्ट करा। तो पहली चीज हमारे पास है रिलीजियस एंड मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली इस बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और हमारे पास, मैं अगर एक मुल्क की बात करूं, सही है, पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, सर इस्लामिक मुल्क है। हमारा फर्ज है, मुसलमान अगर कभी परेशानी में हो तो हमें उस मुसलमान की मदद करनी है। पाकिस्तान viewed support for Palestinian as a religious and a moral duty to help oppressed Muslims and protect sacred land. This created a strong unity between Pakistan and Palestinians and strengthened Pakistan's image as a supporter of justice. तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान viewed support for Palestine as a religious and a moral duty to help oppressed Muslims and protect sacred land. तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान हमारे पास पैलेस्टाइन को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि हमारी रिलीजियस और मोरल ड्यूटी थी। हमारा ये फ़र्ज़ है कि अगर किसी भी मुसलमान तकलीफ़ में हो तो हमें उस मुसलमान की तकलीफ़ में मदद करना है। सर हम भी बहुत तकलीफ़ में 24 अप्रैल को, तो सर प्लीज़ हमारी थोड़ी मदद करें।
बेटा रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर अक्टूबर नवंबर, मजाक मजाक कर रहा हूँ, टेंशन अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रेड लेकर आएगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान व्यूड सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन। पढ़ लो बेटा, अभी भी मौका, मजाक मस्ती अपनी जगह पे, लेकिन अच्छा ग्रेड अभी भी आ सकता है, पढ़ लेना प्लीज। तो पाकिस्तान viewed support for Palestine as a religious and a moral duty to help oppressed Muslims and protect sacred land. This created a strong unity between Pakistan and Palestinians and strengthened Pakistan's image as a supporter of justice. दूसरी बात, ओआईसी के अंदर क्लियरली ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान की जितनी भी कंट्रीज हैं और पाकिस्तान के अलावा जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको यूनाइट होना होगा, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना होगा। अब अगर आपको किरदार दिया हुआ है कि ओआईसी में बोला हुआ है कि आपको सपोर्ट करना है फ़लस्तीन को, तो हमें ओआईसी के मेंबर थे, हमें सपोर्ट करना था। थर्ड, आप बताओगे हमने इसलिए सपोर्ट करा है क्योंकि मस्जिद अक्सा हर मुसलमान के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ हम मुसलमान भाई को नहीं संभाल रहे, यहाँ पर हम अपने मुसलमान के लिए तीन जगहें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मक्का, मदीना और जेरूसलम। जेरूसलम कोई आम जगह नहीं है। यहाँ पर आपने जब मेराज का वाकया पढ़ा, आपने पढ़ा कि बाकी नबी भी इधर आए। मस्जिद अक्सा आपको पता होगा कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब यहाँ पर अटैक हुआ, आग लगाई गई, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी गुस्सा आया और हम सब यूनाइट होकर फ़लस्तीन के हक के लिए बोलने लगे। फिर पाकिस्तान ने इसलिए भी फ़लस्तीन को सपोर्ट करा कि अगर हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी कश्मीर इश्यूज और के अंदर हेल्प हो जाएगी। और फिर आप बताओगे कि हम इसराइल को नहीं मानते, इसलिए हमने हमेशा फ़लस्तीन को ही सपोर्ट करा। तो पेपर में सवाल आ चुका है कि वाई पाकिस्तान डिसाइडेड टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज। तो हम इसके अंदर आंसर अपना इंशाल्लाह लिख कर आएंगे और हम अच्छे से 3 रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक आपने कितने टॉपिक्स कर लिए? 5 टॉपिक्स। सबसे पहली चीज़ यूएनओ, सीटो, सेंटो, ओआईसी एंड हमारे पास फ़लस्तीन पैलेस्टीनियन इशू। अब हमारे पास है पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ों की तरफ लेके चले जाऊँ। पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर के अंदर इस बात को समझना है कि पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर के एक बंदे थे जिनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का नाम न्यूक्लियर था? नहीं बेटा, बेटे का नाम न्यूक्लियर नहीं था, ऐसे ही बोलते थे। सही है, उन्होंने बोला था मैं घास खा लूंगा लेकिन मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान के लिए बना के ही रहूंगा। तो फिर वो घोड़ों के साथ क्या रहे, हमारे पास तकरीबन 3 साल तक उन्होंने घोड़ों के साथ ही खाना खाया, घास खाई। पाकिस्तान 1972 के अंदर हमारे पास, आप बताओगे, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करता है और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है। उसके बाद आप बताओगे हमें ये डर था कि इंडिया न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, तो हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करी और हम लोगों ने एक ट्रीटी थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने वो साइन नहीं करी। उसका मतलब यह था कि हमने बोला, अल्लाह अकबर, को इतने जोर से गाने बजा के जा रहे हैं, मैं क्या करूं। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान हमारे पास जो है वो 1972 के अंदर, हमारे पास पाकिस्तान हमारे पास 1972 के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने क्लियरली पूरी दुनिया में बोल दिया हम न्यूक्लियर बनाकर रहेंगे। हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी, उसमें था कि भाई आप न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, हमने बोला ऐसी की तैसी हम तो बनाएंगे। जैसे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी 1974 में, पाकिस्तान ने अपना ये प्रोग्राम जल्दी कर दिया और आप बताओगे कि 1985 तक हमारा न्यूक्लियर बन चुका था, लेकिन हमने छुपा के ये बात रखी थी। गलती से एक दफ़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बता भी दिया तो भी हमने कहा कि भाई हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में अमेंडमेंट्स आई थी और उस अमेंडमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई जिसके पास न्यूक्लियर होगा हम उसको एड नहीं देंगे, जैसे प्रेसलर अमेंडमेंट। तो आप ये बात बताओगे 1998 में फाइनली हमने अनाउंस करा पूरी दुनिया में और न्यूक्लियर टेस्टिंग और हमारे पास हुई। तो ये न्यूक्लियर की कहानी है। पेपर में सवाल आएगा कि वाई डिड बीइंग अ न्यूक्लियर पावर क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, मेरे पास भी न्यूक्लियर और आपके पास भी न्यूक्लियर है। जैसे लेट से आपको पता है सर जैन और सर यूसुफ की लड़ाई होने वाली है, तो आप लोग बोलोगे चलो सही, अच्छी बात है, लड़ाई मरे हमें क्या। अब आपको पता है कि भाई सर यूसुफ की भी लड़ाई होने वाली है और सर जैन की भी लड़ाई होने वाली है, दोनों के पास न्यूक्लियर है। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि इनकी लड़ाई के अंदर मैं मुफ्ते में मारा जाऊंगा। ऐसा ही है। आप ये बताओगे कि पाकिस्तान जैसे ही न्यूक्लियर बना तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी worried Pakistan, prompting its own program and maintain balance in South Asia. This increased regional instability as both countries focused on nuclear arms. और हमें ये डर था कि अगर इन दोनों में से किसी की भी हट गई और किसी ने भी न्यूक्लियर कर दिया तो पूरी दुनिया में इसका अफेक्ट आएगा। और आपको पता है ना, जब आपके पास न्यूक्लियर फटता है तो कैसे बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल गांधी जैसे।
अब एक दफा अंग्रेज वैसे ही गांधी को देख चुके हैं, दूसरी दफा कैसे देखेंगे? वो तो नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे गांधी जैसे टेढ़े मेढ़े हो। तो ये चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, 1 मिनट बस रुकिए। इसके बाद दूसरा रीजन हमारे पास, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? प्रेसलर अमेंडमेंट। 1985 के अंदर एक प्रेसलर अमेंडमेंट आई और उस प्रेसलर अमेंडमेंट में क्लियरली कहा गया कि हम पाकिस्तान की एड रोक रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में। जिस जिसके पास न्यूक्लियर की पावर डेवलप करने की ताकत होगी, हम उसकी एड को रोक रहे हैं। और आप ये बात बताओगे कि हमारी एड इसकी वजह से काफी जगहों पे रुकी। उसके बाद पाकिस्तान लॉस्ट $4 billion in promised US military aid and the delivery of 28 fighter jets. This weakened its defense amid threats from India and showed how nuclear development affected international trust. तो इस बात को समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। पहली चीज ये डर था कि कभी भी न्यूक्लियर फटेगा तो हमारे पास क्या होगा, सारे बच्चे जो है वो गांधी जैसे हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रेसलर अमेंडमेंट। प्रेसलर अमेंडमेंट के अंदर आप ये बात बताओगे, उन्होंने हमारी एड रोक दी, फिर आपकी मिलिट्री एड रुक गई, तो आप ये बात बताओगे हमारे लिए नुकसान था। सर कहीं ना कहीं तो आप बोल सकते हैं ना कि वाई पाकिस्तान बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर वॉज सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बनना क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट था? तो पहली चीज आप बताओगे कि पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर टू काउंटर इंडिया। देखो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप किसी से कमतर होते हो ना, तो आपको हर वक्त कोई आकर कोई बोलेगा कि भाई ये देखो तुम्हारे पास तो बम भी नहीं है, देखो ये वो। अभी हमारे लिए ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर बनना हमारे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट था कि बार बार इंडिया आकर हमें बोल रहा है, हाँ भाई अभी न्यूक्लियर फाड़ के दिखाऊं, हम कुछ सामने से बोल ही नहीं सकते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब न्यूक्लियर पावर हम बन गए तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एक बैलेंस इन पावर है। पहले तो वो हमें डराते थे धमकाते थे, वो हमें डरा नहीं धमका नहीं सकते, क्योंकि वो हमें सिर्फ मजाक भी करेंगे और हमने असली में अगर न्यूक्लियर यूज कर लिया तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक तो बैलेंस ऑफ पावर विद इंडिया, यस इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। अब वो हमें फालतू का तंग नहीं करेंगे, फालतू का एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज है सिंबल ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शो के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हेल्पिंग डेवलप इंडस्ट्रीज एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अगर किसी बच्चे ने पावर रिसोर्सेज की क्लास ली हो, न्यूक्लियर से बिजली बनती है या नहीं बनती? बनती है सर। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हमने न्यूक्लियर डेवलप करा तो अब बिजली बनेगी, ये एनर्जी सेक्टर आपका काफी अच्छा हुआ। तो यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। मैं आपको यकीन मानो, आज सारी पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो हमारे पास गुलाम बनी हुई है। किसकी गुलाम बनी हुई है? ये उनकी, यूएस वालों की। एक ईरान था जो थोड़ा सा लगता था कि हमारे पास क्या है कि हमने किसी मर्द का बच्चा है कोई। हम भी फट्टू हैं लेकिन एटलीस्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है क्या बोलते हैं, हम एटमी पावर है, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। 100 दफा लोग अटैक करते हुए सोचते हैं इनकी हट गई ना ये वो। आपके सामने कोई इजी है? आपके जनरल आसिम मुनीर देखो, उनकी अपनी भी एफर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है उनकी अपनी एफर्ट्स नहीं होंगी, उनकी भी अपनी एफर्ट्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक सपोर्ट ये भी है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है। वो ईरान जा रहे हैं, वो ईरान जाने के बाद आपका शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, लोग उसको भाई वेलकम कर रहे हैं। मतलब देखो, मानो या ना मानो, आप नवाज शरीफ के सपोर्टर हो नहीं हो, लेकिन प्राउड मोमेंट तो है ना हमारे लिए। तो बैलेंस ऑफ पावर विद इंडिया। सेकेंडली आपके पास न्यूक्लियर डेवलप हो रहा है। तीसरा आप बताओगे इट्स अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। एक बात याद रखना, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, और अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमें खुशी होगी, पाकिस्तान जीतेगा तो हमें खुशी होगी। हम तो ऐसे लोग हैं कि हम कराची में तो माशाल्लाह जो लोग रहते हैं वो जिस ट्रैफिक में घुसते हैं और जिस तरीके से वो माशाल्लाह खड्डों में घूमते हैं, हमारे लिए तो आपको पता है हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आज हम सेलिब्रेट करते हैं। वाह क्या बात है, माशाल्लाह खुश होते रहते हैं, रीले देखकर खुश होते रहते हैं, वाह क्या मोहम्मद आमिर ने आउट करा था। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हमारी जिंदगियों में मुश्किलात बहुत है। तो सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी आज भी अगर हम देखें तो हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। तो यस इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। 2 दफा ये सवाल आ चुका है, व्हाई पाकिस्तान बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर वाज सिग्निफिकेंट। वी हैव टू राइट 3 रीजंस अबाउट द सिग्निफिकेंस। व्हाई डिड बीइंग अ न्यूक्लियर पावर create difficulties for Pakistan in the 1980s and 1990s? सही है, तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हमारे पास है, पाकिस्तान एंड मुस्लिम कंट्रीज रीड कर लेना फालतू, मतलब सिर्फ रीड कर लेना, बाद में बोलेंगे फालतू बोला था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अब हम बात करते हैं
रिलेशन विद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सर आप नहीं करवा रही, आप गलत कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 का जो पेपर आप सॉल्व करोगे ना, ईयरली पास पेपर, उसके अंदर भी आएगा रिलेशन विद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और अभी अभी रिसेंटली आया, इसलिए मैं पहले वो चीज़ें करवाना चाह रहा हूँ ताकि जब आपकी जो मेन एनर्जी वो उसमें यूटिलाइज हो, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें भैया, अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशंस की। सर आप हमें पहले कितने रिलेशंस करवाएंगे? मैं आपको 8 रिलेशंस करवाऊंगा। 8 रिलेशंस। सबसे पहले मैं आपको वो रिलेशंस करवाऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको लाइन से ही लेके चलूंगा। मेरे हिसाब से 8 के 8 रिलेशंस करना, क्योंकि आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मेरे पास स्टार्ट्स पड़े हुए हैं। कल मैंने पूरा गेस्ट पेपर बना लिया था, मेरा दिल थोड़ा सा मुतमईन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैं रुक गया पोस्ट करते हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी हुआ है, बल्कि मेरे पास अभी हैंड आउट पड़ा हुआ है, मैं आपको देखते बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक पेपर में ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास एक मिनट, रिलेशन विद यूएसए, और उससे पहले भी मेरे ख्याल से रिलेशन विद यूएसए पे सवाल आ चुका है। कुछ इस तरीके का हुआ था कि 2 रिलेशंस बैक टू बैक हमारे पास क्या हुए हैं, पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो खुदारा आप कोशिश ये करो कि जितना अपना बेस्ट देकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतने अच्छे तरीके से हर चीज़ क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में देख रहा था बैक टू बैक अक्टूबर नवंबर 2023 में, जून 2024 में, एक दफ़ा 7 मार्क का, एक दफ़ा 14 मार्क का। तो खुदारा 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 चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जितना आप कवर करोगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। चलें भैया, अल्लाह मालिक है बाकी। चलें, अब हम सबसे पहले रिलेशंस को शुरू करते हैं। रिलेशंस में सर मैं रिलेशन छोड़कर जाने का सोच रहा हूँ। भाइयों वाला मशवरा दूँ? जी सर दें। सबसे पहले आप काम ये करो कि कुछ भी छोड़ने से बेहतर ये है कि आप 3 सक्सेस 3 फेलियर करके चले जाओ। सही है? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं 3? अच्छा, अगर 3 सक्सेस 3 फेलियर वाली स्ट्रैटेजी आप अपनाओ, तो कोशिश ये करना कि जैसे अगर लेट से सक्सेस याद कर रहे हो ना, तो एक सक्सेस 1950s में से किसी का याद कर लेना, एक 1960s का याद कर लेना, एक 1980, ऐसे याद करना। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने अगर अभी रिसेंटली 7 मार्क के सवाल देखे हो, तो उसमें एक सवाल आया था चाइना का, और वो चाइना का सवाल ये था कि भाई मुझे बताओ कि रिलेशन उनके 1960s और 70s में क्यों अच्छे थे। अब अगर लेट से आपने 1950s के सारे सक्सेसेस याद कर लिए और सवाल 1960s का हुआ, तो आप एक भी रीज़न आपको नहीं आता होगा, ऐसा ही है ना, और आपके ज़ीरो आ जाएंगे। तो खुदारा एटलीस्ट सब रीड करो। देखो एग्जामिनर चालाक है, और रीड एटलीस्ट सब करके जाना। सही है? पढ़ना शुरू करते हैं, ईजी है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने चाहे तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। रिलेशंस हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपको सक्सेस में पता होना चाहिए कि हमारे पास एक लियाकत नेहरू एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं और माइनॉरिटीज़ एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास 1950 के अंदर